दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश यानी पानी का गिरना किसी एक वजह से ना होकर अलग अलग कारणों से होता है। ये बात तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि सूरज की गर्मी से महासागरों का पानी वाष्प में बदल जाता है और हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद जब भाप ठंडी पड़ जाती है तो वो सघन होने लगती है और पानी की बूंदों का निर्माण कर लेती है। बूंदें भारी होती हैं और आखिरकार ज़मीन पर गिर जाती हैं और वापस महासागरों में मिल जाती हैं, और इसे ही कहा जाता है एक आदर्श जल चक्र। परंतु समझने वाली बात यह है कि बारिश कहाँ गिरेगी, कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, ये बात किसी भी जगह के भूगोल पर निर्भर करती है। कहीं आपको मैदानी इलाका देखने को मिलेगा, कहीं समुद्री तट, तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र। ये सभी बारिश को प्रभावित करते हैं और इसी कारण हम वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। तो कौन से हैं वो 3 प्रकार? इनमें सबसे पहले आती है संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। जब सूरज की किरणें स्थलीय और जलीय भाग पर गिरती है तो स्थलीय भाग जो है वो जलीय भाग के मुकाबले पहले गर्म हो जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो ज़्यादा होती है। अर्थात पानी को ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा ऊष्मा चाहिए होती है गर्म होने के लिए। पानी देरी से गर्म होता है, ज़मीन पहले गर्म हो जाती है। दूसरा कारण ये भी है कि स्थलीय भाग के अंदर सिलिका और अन्य तत्व पाए जाते हैं जो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं पानी के मुकाबले। यही कारण है कि जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब स्थलीय भाग की जो हवाएं हैं वो भी जल्दी गर्म हो जाएंगी, तो गर्म होके हल्की होके वो ऊपर उठ जाती हैं। जब वो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो वो ठंडी पड़ने लगती हैं और सघन होकर बूंदों का निर्माण कर लेती हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इस हवा में आर्द्रता या नमी होनी चाहिए। अगर नमी या आर्द्रता नहीं होगी तो बूंदें कहाँ से बनेंगी? तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके अंदर नमी होती है, तो वो नमी जो है आगे जाके बूंद बन जाती है। अब ये जो बूंद है ये जैसे ही भारी होती है वैसे ही ये बारिश बनकर बरस जाती है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि ये मानसून द्वारा लाई गई बरसात नहीं है। ये उस इलाके में पहले से ही नमी थी जो भाप बनकर ऊपर गई और बारिश बनकर बरस गई। अन्यथा किसी बंजर भूमि पर कितना ही सूर्य प्रकाश पड़े, वहाँ पे नमी तो है नहीं, तो वहाँ पे बरसात होगी नहीं। वो इलाका जो है वो पूरी तरह मानसून पर ही निर्भर करता है। तो इसका मतलब संवहनीय वर्षा जो होती है वो मानसूनी वर्षा नहीं होती है, वो उस जगह की नमी ही होती है जो बरसात बन के बरसती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, तो आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, और उसी इलाके को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी वहाँ पे पड़ती हैं। तो संवहनीय वर्षा आपको सबसे ज़्यादा इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें भी अगर आप ठीक से ध्यान दो तो आप देखोगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल क्षेत्र ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल क्षेत्र ज़्यादा है। तो आपको पता है कि स्थल क्षेत्र जो है वो जल्दी गर्म होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में संवहनीय वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले। ये सवाल भी बन सकता है और इससे आप अपने उत्तर में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि कौन से गोलार्ध में संवहनीय वर्षा ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अंदर भी एक विशेष चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ आपको भूमध्य रेखा नज़र आएगी। भूमध्य रेखा से जब आप 5 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ आओगे तो ये जो छोटा सा एरिया है, इस बेल्ट को डोल्ड्रम बेल्ट या शांति पेटी कहा जाता है, काम बेल्ट कहा जाता है। ये इलाका पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म होता है और संवहनीय वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संवहनीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप कहेंगे डोल्ड्रम बेल्ट या शांति पेटी। सवाल ऐसे बने कि कौन से गोलार्ध में सबसे ज़्यादा संवहनीय वर्षा होती है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। अब अगर आप एक चीज़ और गौर से देखें कि ये जो पूरी, इसके अंदर आपको भारत के मैदानी इलाके भी नज़र आएंगे, अफ्रीका का कांगो क्षेत्र भी नज़र आएगा और दक्षिण अमेरिका का अमेज़न बेसिन भी नज़र आएगा। तो जब गर्मियों के दिन आते हैं, समर सीज़न आता है, तब भारत के मैदानी एरिया के अंदर, अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में और अमेरिका के अमेज़न बेसिन के अंदर आपको कुछ मिनटों के लिए या फिर एक आध घंटे के लिए संवहनीय वर्षा देखने को मिलती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और शाम तक वहीं पे बरसात भी हो जाती है, तो वो संवहनीय वर्षा है। वो जो नमी है वो ऊपर गई और फिर बारिश बनकर बरस गई। तो संवहनीय वर्षा आपको समझ में आ गई। कन्वेक्शनल रेन क्या होती है,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्वतीय वर्षा के बारे में, जिसको ओरोग्राफिक रेन भी कहा जाता है। होता यह है कि महाद्वीपों के आसपास के समुद्र में जब सूर्य प्रकाश पड़ता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो समुद्र का पानी है वो वाष्प में बदल जाता है। वाष्प ऊपर जाती है, ऊपर जाके वाष्प के बादल बन जाते हैं। याद रखना, वाष्प के बादल। ये बादल हवाओं की वजह से चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही ये महाद्वीपों में पहुंचते हैं तो महाद्वीपों में इनको मिलते हैं पर्वत। पर्वत आ जाता है तो पर्वत तो ऊंचा होता है। पर्वत के ऊंचा होने की वजह से ये बादल थोड़े और ऊंचे उठ जाते हैं, मतलब इनको तो पार करना है तो और ऊंचे उठ जाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये जो है ठंडे पड़ते जाते हैं। ठंडे पड़ते जाते हैं तो इनके अंदर की जो वाष्प है वो पानी की बूंदों में बदलने लगती है और वो बूंदें ओलों में बदल जाती है, मतलब बर्फ बन जाती है। अब आपको पता है कि पानी की बूंदें और ओले तो बहुत भारी होते हैं, तो ये बादल जो है उनको होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो ओले और पानी की बूंदें नीचे गिर पड़ती हैं, मतलब बारिश हो जाती है। और ऐसे में आपको पहाड़ों की ढाल पर बहुत ज़्यादा बरसात देखने को मिलती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बर्फ़ है ये जैसे ही नीचे आती है वैसे ही तापमान बढ़ जाता है, तो ये भी पानी के अंदर बदल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पानी के अंदर नहीं बदल पाती है और ओलावृष्टि हो जाती है। आप लोग देखते हैं ना कि कभी कभी ओले गिर गए। कैसे गिर गए? कि तापमान उतना मिला नहीं, बर्फ़ पिघल नहीं पाई, इसलिए वो नीचे आके गिर जाती है। तो ओलावृष्टि ऐसे होती है। तो पर्वतों के इस ढाल पर होने वाली वर्षा को ही पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, जो पर्वत की वजह से हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जिस साइड में बादल आया है, जिस साइड में बरसात हुई है, जिस ढाल पर वर्षा हुई है, उसे पवनाभिमुख ढाल कहा जाता है, यानी कि विंडवार्ड स्लोप। जिस ढाल पे वर्षा हुई है वो पवनाभिमुख कहलाता है। वहीं जो दूसरे साइड का ढाल है, ये वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे बरसात हुई नहीं है, तो इस जगह को कहेंगे पवनाभिमुख ढाल। यानी यहाँ पर बारिश वाले बादल कम पहुँच पाते हैं या फिर पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो इस एरिया के अंदर बरसात होती नहीं है और इसे ही कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर रेन शैडो एरिया। तो याद रखना, रेन शैडो एरिया या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर बरसात नहीं हो पाती है और जो दूसरा साइड होता है वहाँ पे बरसात होती है, तो वो पवनाभिमुख कहलाता है। उदाहरण के लिए आप भारत का पश्चिमी घाट देख लीजिए, जहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला बनी हुई है। यहाँ पे आपको मुंबई, कर्नाटक तट, केरल तट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भयंकर बारिश होती है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हैं पर्वत के इस साइड में है। जैसे ही बादल टकराता है तो यहाँ बरसात हो जाती है। तो ऐसे में मुंबई की बरसात बहुत अच्छी होती है, केरल की अच्छी होती है, कर्नाटक की अच्छी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक का आगे का हिस्सा, पुणे का आगे का हिस्सा, यहाँ पे बरसात हो नहीं पाती है। तो ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो सवाल उठता है कि इस तरफ पानी की पूर्ति कैसे होती है? तो होती है नदियों से। जो भी पानी इन पहाड़ों पर गिरता है उससे क्या होता है कि थोड़े बहुत जलाशय बन जाते हैं, कुछ एक प्राकृतिक नदियां होती हैं, वो अपना पानी लेके इस तरफ आती हैं। इसके अलावा हिमालय से आने वाली नदियां हैं और नहरें हैं जो यहाँ के पानी की कमी को पूरा करती हैं। फिर भी ओवरऑल ये इलाका जो है वो थोड़ा सा शुष्क तो होता ही है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर ये पर्वत यहाँ नहीं होते तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो बिना टकराए आगे बढ़ जाती और भारत को छोड़ के आगे निकल जाती, और इस तरीके से भारत में कभी बरसात होती ही नहीं और भारत एक मरुस्थल बन जाता। फिर भारत को सिर्फ हिमालय से आने वाली नदियों का सहारा होता। तो इसलिए ये पर्वत बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग साउथ की तरफ अब जब जाते हो या फिर दक्कन के पठार की तरफ जाते हो तो आपको बहुत से ऐसे कबीले मिलते हैं, पुराने ऐसे कबीले हैं जहाँ पे लोगों ने पर्वतों की पूजा की, क्योंकि पर्वतों से टकरा के ही बादल जो है वो अपना पानी यहाँ छोड़ते हैं और यहाँ पे पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए पर्वत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आखिर में आती है चक्रवातीय वर्षा यानी कि साइक्लोनिक रेन। अब ये बड़ी मज़ेदार है। ये जो जलीय क्षेत्र होते हैं, विशेषकर समुद्र की बात जब आप करते हो तो समुद्र में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर उस जगह की हवाएं जो हैं वो गर्म हो जाती हैं। वो हवाएं जो वाष्प है उसको लेकर के ऊपर चली जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। अब ये इलाका जो है गर्म हो गया तो यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। इस इलाके के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे वायुदाब ज़्यादा है, मतलब हवा ठंडी है। तो वो ठंडी हवाएं क्या करती हैं, उस केंद्र की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब वो केंद्र पे पहुंचती हैं तो वो भी गर्म हो जाती हैं और वो भी ऊपर उठ जाती हैं। इस तरीके से बाहर से हवाएं आती हैं और वो ऊपर उठती है, आती है, ऊपर उठती है, और इस तरीके से एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है।
अब देखने वाली बात यह है कि हवाएं ऊपर जा रही हैं वाष्प को लेके, तो वो ठंडी तो होंगी। जैसे ही वो ठंडी होती हैं वैसे ही बादल का निर्माण हो जाता है और वर्षा पेटियां बनना शुरू हो जाती हैं, और ये वर्षा पेटियां ही वर्षा करती हैं, और इसी वर्षा को आप चक्रवातीय वर्षा कहते हो, यानी कि साइक्लोनिक रेन कहते हो। याद रखना, इस तरीके के चक्रवात जो हैं वो आपको सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जो आपका पोल की तरफ होते हैं, वहाँ पे चक्रवात थोड़ा अलग ढंग से बनते हैं, उसके बारे में भी कभी बात हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो चक्रवात बन रहा है उससे वर्षा होती है, उसे आप चक्रवातीय वर्षा कहते हो। जैसे जैसे ये चक्रवात स्थल के करीब आते हैं, जमीन के करीब आते हैं, वैसे वैसे इनका संपर्क जो है वो जल से टूट जाता है और फाइनली ये चक्रवात समाप्त हो जाता है और बादल बनना भी बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब चक्रवातीय वर्षा तब तक ही होगी जब तक वो समुद्र के अंदर हो या फिर जलाशय के अंदर हो। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हो कि लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सी, ऐसी जो जगहें हैं जैसे खाड़ी हो गई, वहाँ आपको ऐसे चक्रवात बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, जो बंद सागर होते हैं वहीं चक्रवातीय वर्षा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये हो जाती है 3 टाइप की वर्षा: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।